बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेटामराइजेशन, टेगमाटाइजेशन, व्हाई टेगमाटाइजेशन इज बेटर देन मेटामराइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस। चलो जी डिस्कस करते हैं मेटामराइजेशन। व्हाट इज मेटामराइजेशन? मेटामराइजेशन में क्या होता है कि बॉडी सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड होती है, ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी। और हर एक सेगमेंट के पास अपने सारे ऑर्गन्स होते हैं। एक सेगमेंट के पास अपने सारे ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे सेगमेंट के साथ पास अपने सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह एक सेगमेंट अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा सेगमेंट अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। डाइजेशन और सर्कुलेशन के अलावा सारे फंक्शंस हर सेगमेंट अपना अपना परफॉर्म करता है, लेकिन डाइजेशन और सर्कुलेशन सारे सेगमेंट्स मिलकर ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन मेटामराइजेशन अर्थवर्म्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स में मेटामराइजेशन नहीं होता, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स में टेगमाटाइजेशन होता है। अब टेगमाटाइजेशन क्या है? टेगमाटाइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप की फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। टेगमाटाइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एज द सिंगल यूनिट, ठीक है। इसमें सिर्फ बॉडी जो होती है ना सेगमेंट्स, वो एक्सटर्नली सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, इंटरनली बॉडी सेगमेंट्स की फॉर्म में नहीं डिवाइड होती। इंटरनली सारे सेगमेंट्स मिलकर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स में जैसे हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन सारे इंटरनली एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, व्हाई टेगमाटाइजेशन इज बेटर देन मेटामराइजेशन। देखिए जी, जब काम कम है और सेगमेंट्स ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, दूसरे सेगमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, इस तरह एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। जबकि जब एक काम है और इतने ज्यादा सेगमेंट्स हैं, सब मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो इसमें एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी और दूसरा काम भी एफिशिएंसी से होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होती है अमॉन्ग मेजॉरिटी यूनिट, जब ना कि स्मॉलर एंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता क्या है? एक्सोस्केलेटन एक जॉइंटेड स्केलेटन होता है एक्सटर्नल, जिसने आर्थ्रोपोड्स को इंक्लूड किया होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स इस एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन में इंक्लोज हुए होते हैं। इसने ना सिर्फ बॉडी को इंक्लोज किया होता है, कवर किया होता है, बल्कि कुछ बॉडी वॉल्स में जो इमेजिनेशंस होती हैं उन्हें भी इसने कवर किया होता है, ठीक है। और ये बॉडी के लिए शील्ड या फिर एक शेल की तरह एक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्लियर है। एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है और ये एपिडर्मल सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। It is non-living and secreted by single layer of epidermal cells. हाइपोडर्मिस क्या होता है? हम लोग एपिडर्मल सेल्स को ही हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बजाय दूसरे एनिमल्स में जिस तरह होता है, एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो एक्सपोज हो रहे होते हैं एयर में या फिर वाटर में डायरेक्टली,
लेकिन आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है कि ये एक्सोस्केलेटन से कवर हुआ होता है, इस वजह से इसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स को या एपिडर्मल टिश्यूज को। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर। तो मेन इसमें जो दो पार्ट्स होते हैं वो है एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल लेयर। ठीक है, एपिक्यूटिकल ये जो इमेजिनेशन बनी हुई है ग्रीनिश येलोइश कलर में, इसे ये वाली लेयर है एपिक्यूटिकल। और प्रोक्यूटिकल मजीद 2 लेयर्स में डिवाइड हुई होती है। हार्डन प्रोक्यूटिकल जो कि ये डार्क येलोइश कलर में है, थिक लेयर है, और सॉफ्टर प्रोक्यूटिकल जो कि ये थिक लेयर है एक लाइटन येलोइश कलर में। ठीक है, सॉफ्ट प्रोक्यूटिकल 3 लेयर्स में डिवाइड है। प्रिंसिपल लेयर है ये जो थिक येलोइश लेयर है, मेम्ब्रेनियस लेयर है, ये एक स्मॉल लाइन, ये वाइट कलर की लाइन दरमियान में नजर आ रही है, ये लाइन है मेम्ब्रेनियस लेयर की। ठीक है, और ये नीचे सबसे एपिडर्मिस सेल्स ने मिलके एपिडर्मिस लेयर बनाई होती है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है। एक्सोस्केलेटन पहले हमने डिस्कस किया एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल से बना था। अब एपिक्यूटिकल किस चीज से बनी होती है। ठीक है, एपिक्यूटिकल एक वैक्सी लाइपोप्रोटीन से बनी होती है, जो कि नाम से शो हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कि ये जब वैक्सी है तो इट्स मीन्स कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर नहीं इसमें से गुजर सकता। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हुई होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसे हार्ड करता है बहुत ज्यादा। कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन हार्डन द आउटर लेयर ऑफ एपिक्यूटिकल। नेक्स्ट इसमें काइटन जो कि बहुत टफ होता है, रिजिड होता है, उससे ये कवर हुई होती है। ये काइटन इज टफ फ्लैथी polysaccharide and several kind of other proteins make up bulk of epicuticle। ठीक है, और हाइपोडर्मिस लेयर सिक्रीट करती है एक्सोस्केलेटन को। पीछे हमने पढ़ा है एपिडर्मिस लेयर सिक्रीट करती है, अपने यहाँ पे हम पढ़े हैं हाइपोडर्मिस सिक्रीट करती है इंटायर एक्सोस्केलेटन को। तो पीछे हमने ये भी पढ़ा है कि एपिडर्मिस सेल ही हाइपोडर्मिस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक्सोस्केलेटन सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, जॉइंटेड लेग्स से। ठीक है, प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, इंटरनल जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है उसे ड्राई होने से या फिर उसे प्रीडेटर से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, साइट फॉर द मसल अटैचमेंट, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये फिर ऊपर हमने देखा डिस्कस किया, ऊपर हमने देखा कि सॉफ्ट बॉडी पार्ट को, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत हार्ड होता है और वो सॉफ्ट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है और सॉफ्ट बॉडी पार्ट को ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, लीवरेज फॉर मूवमेंट, लीवरेज क्या काम करता है, जॉइंटेड लेग्स जो है ना वो एज एन लीवरेज काम करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज द साइट फॉर सेंसरी ऑर्गन्स एंड सोर्स ऑफ कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, ये प्रोटेक्ट करता है आर्थ्रोपोड्स को, लेकिन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट। एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट तो करता है इंटरनल सॉफ्ट बॉडी पार्ट को, लेकिन चूंकि ये बहुत हार्ड होता है और ये इंटरनल सॉफ्ट बॉडी पार्ट को ग्रो होने से रोकता है, साइज में इंक्रीज नहीं होने देता ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट को। उसके लिए इनमें एक और प्रोसेस शामिल किया गया, एक और प्रोसेस होता है और वो है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस क्या है, एक्डाइसिस में जो आर्थ्रोपोड्स का स्मॉल
आर्थ्रोपोड्स का जो स्मॉल बॉडी पार्ट होता है वो ओल्ड प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल को सेपरेट कर देता है उससे, और न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल सिक्रीट करता है जो कि साइज में भी बड़ा होता है। और न्यू एक्सोस्केलेटन बनने में कुछ आर्थ्रोपोड्स में तो ये कुछ घंटों में ही बन जाता है, न्यू एक्सोस्केलेटन सिक्रीट हो जाता है, और कुछ आर्थ्रोपोड्स में ये दिनों में सिक्रीट होता है, कई दिन लग जाते हैं इसे सिक्रीट होने में। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान इनमें ये ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं शो कर सकते, तो इसके दौरान इन्हें प्रीडेटर्स से छुप के रहना पड़ता है। आर्थ्रोपोड्स रिमेन हाइडन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? Metamorphosis is the radical change in the body form and physiology as an immature stage, usually called larva, becomes as adults. इसमें मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो एक एनिमल है वो फुली ग्रोथ नहीं करता है, बिल्कुल अडल्ट नहीं बनता, बल्कि एक फुली मेच्योर होने के बजाय एक इमेच्योर स्टेज में, जिसे हम लार्वा कहते हैं, वहां पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, और फिर वो अपनी सारी जिंदगी उसी इमेच्योर लार्वल स्टेज पे ही गुजारता है। इससे ये भी एक फायदा भी होता है कि जो अडल्ट आर्थ्रोपोड्स हैं वो डिफरेंट चीजों पे फीड करते हैं, जबकि लार्वा डिफरेंट चीजों पे फीड करता है। वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, उनके हैबिटेट्स, अडल्ट्स के हैबिटेट्स डिफरेंट हैं और लार्वा के डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे वो सरवाइव करते हैं। तो इस तरह कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाता है, और जब कंपटीशन रिड्यूस होता है, लेस कंपटीशन होता है, तो सेवरल चांसेस होते हैं सरवाइव के। ठीक है, मोर ऑफ सर्वाइव। Thank you so much for listening me and congrats for getting knowledge. Thank you.